नमस्कार साथियों। आज का हमारा टॉपिक है प्राकृतिक विभाजन और भूगर्भीय संरचना। ये मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य को कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? तो कुल 7 प्रदेशों में विभाजित किया गया है। वर्तमान मध्य प्रदेश के 7 भौतिक प्रदेश कौन-कौन से हैं? तो पहला मध्य प्रदेश का पठार, दूसरा मालवा का पठार, तीसरा बुंदेलखंड का पठार, चौथा रीवा पन्ना का पठार, पांचवा सतपुड़ा पर्वतीय पठार, छठा नर्मदा घाटी, सातवां बघेलखंड का पठार। इन 7 भौतिक प्रदेशों में मध्य प्रदेश को विभाजित किया गया है। मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत कौन-कौन से क्षेत्र शामिल है? तो मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा घाटी, इन्हें मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत शामिल किया गया है। अरावली एवं विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो मालवा का पठार स्थित है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में सबसे बड़े भौतिक भूभाग के रूप में किस पठार का विस्तार पाया जाता है? तो मालवा का पठार कुल 28% भाग में विस्तृत है। मालवा के पठार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो समशीतोष्ण जलवायु या समजलवायु पाई जाती है। मालवा के पठार में सबसे गर्म माह कौन सा होता है? तो मई का महीना मालवा पठार के अंतर्गत सबसे गर्म माह होता है। मालवा पठार की विशेषताएं के बारे में हम देखते हैं तो इसका ढाल उत्तर पूर्व की ओर है। इसमें सबसे ऊंची चोटी सिगार चोटी है। काली मिट्टी की अधिकता पाई जाती है यहाँ पर, तथा कर्क रेखा इसके मध्य से गुजरती है। मध्य उच्च प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित मालवा पठार के अंतर्गत सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो सिगार चोटी मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। मध्य प्रदेश में मालवा के पठार का ढाल किस दिशा की ओर है? तो उत्तर पूर्व की ओर मालवा के पठार का ढाल है। मध्य प्रदेश में मालवा के पठार के मध्य भाग में कौन सी रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा मालवा के पठार के मध्य से गुजरती है। मध्य प्रदेश की प्राकृतिक सीमाएं, तो उत्तरी सीमा चंबल नदी बनाती है, दक्षिणी सीमा ताप्ती नदी बनाती है, पश्चिमी सीमा अरावली पर्वत श्रृंखला बनाती है और पूर्वी सीमा मैकाल पर्वत श्रृंखला बनाती है। मध्य प्रदेश के उत्तर मध्य भाग में किस पठार का विस्तार पाया जाता है? तो बुंदेलखंड के पठार का विस्तार पाया जाता है मध्य प्रदेश के उत्तर मध्य भाग में। बुंदेलखंड पठार की विशेषताओं के बारे में हम देखें तो इसका ढाल उत्तर की ओर है। सबसे ऊंची चोटी इसमें सिद्धभावा है। यहाँ पर मिश्रित मिट्टी पाई जाती है तथा प्रमुख नदियाँ धसान, उर्मिल, केन, जामनी नदी है। बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सिद्धभावा चोटी है। मध्य प्रदेश में स्थित मालवा पठार के पूर्व उत्तर में किस पठार का विस्तार पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में स्थित मालवा पठार के पूर्वोत्तर भाग में मध्य भारत का पठार पाया जाता है। मध्य भारत पठार की विशेषताएं अगर हम देखें तो इसकी मुख्य नदी चंबल नदी है। कछारी एवं जलोढ़ मृदा की अधिकता पाई जाती है। इसे सरसों की आंधी कहा जाता है तथा यहाँ विषम जलवायु पाई जाती है। मध्य प्रदेश में सरसों की हांडी किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो मध्य भारत के पठार को मध्य प्रदेश में सरसों की हांडी कहा जाता है। मध्य प्रदेश के किस भौगोलिक प्रदेश को विंध्यन कगार कहा जाता है? तो रीवा पन्ना के पठार को मध्य प्रदेश में विंध्यन कगार कहा जाता है। रीवा पन्ना का पठार की विशेषताएं कौन कौन सी है? तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 10.36% भाग में यह विस्तृत है। इसमें टोन्स, बिछिया, केन नदियाँ प्रवाहित होती है तथा यह चूना पत्थर, गेरू और हीरा उत्पादन क्षेत्र भी यहाँ पर पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी किसे कहा जाता है? तो नर्मदा सोन घाटी को मध्य प्रदेश में कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। नर्मदा सोन घाटी की विशेषताएं कौन कौन सी है? तो यह मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 26% भाग नर्मदा सोन घाटी कवर करता है। यहाँ गेहूँ, चना, गन्ना का उत्पादन अधिक होता है तथा नर्मदा, तवा, हिरण, शेर, हथिनी, शक्कर और दूधी ये नदियाँ यहाँ पर प्रवाहित होती है। राजपीपला सतपुड़ा पर्वत के किस भाग में स्थित है? राजपीपला सतपुड़ा पर्वत के अंतर्गत पश्चिमी भाग में स्थित है ना। सतपुड़ा पर्वत जो मध्य प्रदेश में पूर्व से लेकर पश्चिम तक स्थित है। इसके 3 भाग है। तो पश्चिमी भाग सतपुड़ा पर्वत का राजपीपला कहलाता है। सतपुड़ा पठार की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो यहाँ पर यह नर्मदा घाटी के दक्षिण में समानांतर स्थित है। मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 11% भाग यह कवर करता है। यहाँ पर दूधी,
तवा और देनवा नदी प्रवाहित होती है। यहाँ पर छिछली काली मिट्टी एवं लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पठार कौन सा है? तो बगलगढ़ का पठार मध्य प्रदेश में सबसे छोटा है। बगलगढ़ का पठार मध्य प्रदेश के किस भाग में स्थित है? तो मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में बगलगढ़ का पठार स्थित है। बगलगढ़ के पठार की विशेषता अगर हम देखें तो यह मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 7% भाग कवर करता है। इसमें सोन, जोहिला, बनास और गोपट नदियाँ प्रवाहित होती है तथा यहाँ पर चावल की खेती अधिक होती है बगलगढ़ के पठार में। मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से किस प्रकार की चट्टानों का विस्तार पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत आर्कियन, धारवाड़, कडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना, दक्कन ट्रैप एवं टर्शियरी ये चट्टानें मध्य प्रदेश के अंतर्गत पाई जाती है। आर्कियन चट्टानों की विशेषताएं क्या है? तो यह अत्यधिक प्राचीनतम चट्टानें हैं आर्कियन चट्टानें। इनका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ। आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से नीस एवं शिस्ट बने। बुंदेलखंड नीस सबसे पुरानी नीस है तथा इसमें खनिज और जीवाश्म का अभाव पाया जाता है, मतलब खनिज और जीवाश्म इसमें नहीं पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टानों के रूप में चिल्पी क्रम से किस खनिज की प्राप्ति होती है? तो यहाँ से मैग्नीज पाया जाता है। धारवाड़ चट्टानों की विशेषता है इसका नामकरण कर्नाटक के धारवाड़ गांव के नाम पर हुआ, मतलब कर्नाटक में गांव है जिसका नाम धारवाड़ है तो उसके नाम पर हुआ। इसका निर्माण आर्कियम चट्टानों के अपरदन से हुआ तथा इन्हें समृद्ध चट्टानें भी कहा जाता है। बुंदेलखंड नीस किन चट्टानों में पाई जाती है? तो बुंदेलखंड नीस आर्कियन चट्टानों में पाई जाती है। मध्य प्रदेश में पन्ना जिले में हीरे की प्राप्ति किस प्रकार की चट्टानों से होती है? तो मध्य प्रदेश में पन्ना जिले में हीरे की प्राप्ति कडप्पा चट्टानों से प्राप्त होती है। जब भी पूछा जाए हीरे की प्राप्ति किस प्रकार की चट्टानों से पाई जाती है तो एकमात्र चट्टान कडप्पा चट्टानें हैं जहाँ से हीरे की प्राप्ति होती है। कडप्पा चट्टानों की विशेषता क्या क्या है? इनका नामकरण आंध्र प्रदेश के कोडप्पा जिले के नाम पर हुआ। इसका निर्माण धारवाड़ चट्टानों के अपरदन से हुआ, मतलब धारवाड़ चट्टानों का जब अपरदन हुआ तो कडप्पा चट्टानों का निर्माण हुआ तथा इसमें हीरा भी पाया जाता है। मध्य प्रदेश में विंध्याचल क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार नर्मदा सोन घाटी के किस भाग में पाया जाता है? तो नर्मदा सोन घाटी के उत्तरी भाग में विंध्याचल क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। मध्य प्रदेश में विंध्यन क्रम की चट्टानों के लाल बलुआ पत्थर से किस ऐतिहासिक इमारत का निर्माण हुआ है? तो सांची का स्तूप। सांची के स्तूप का निर्माण किससे हुआ है? तो लाल बलुआ पत्थर से हुआ है। विंध्यन चट्टानों की विशेषताएं क्या क्या है? तो विंध्याचल चट्टानों की विशेषता हम देखें तो इसमें बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, चूना पत्थर एवं संगमरमर के भंडार पाए जाते हैं तथा मध्य प्रदेश में सीमेंट उद्योगों का विकास सतना, रीवा और कटनी जिले में अधिक हुआ है। मध्य प्रदेश में कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में कोयला गोंडवाना चट्टानों में पाया जाता है। गोंडवाना चट्टानों की विशेषता अगर हम देखें तो इसका निर्माण ऊपरी कार्बोनिफेरस से जुरेसिक युग तक हुआ। ये पेंच घाटी, सोन घाटी, जबलपुर एवं बगलखंड क्षेत्र में पाई जाती है तथा भारत में सर्वाधिक कोयला इन्हीं चट्टानों में मिलता है। अगर कोयले की बात करें तो कोयला सबसे ज़्यादा किन चट्टानों में प्राप्त होता है? तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों से कोयला प्राप्त होता है। मध्य प्रदेश में विस्तृत गोंडवाना क्रम की चट्टानों से किस खनिज के निक्षेप पाए जाते हैं? तो यहाँ से कोयला प्राप्त होता है। मध्य प्रदेश में कोयला कहाँ पाया जाता है? तो पेंच घाटी और सोन घाटी में कोयला पाया जाता है। भूवैज्ञानिक की दृष्टि से मध्य प्रदेश किस भाग का हिस्सा है? तो गोंडवाना लैंड। मध्य प्रदेश जो है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। मध्य प्रदेश में ऊपरी गोंडवाना क्रम की चट्टानों के रूप में महादेव उपक्रम को अन्य किस नाम से जाना है? तो पचपड़ी उपक्रम के नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी का निर्माण किन चट्टानों के अपरदन से हुआ है? तो दक्कन ट्रैप की चट्टानों के अपरदन से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। इसकी विशेषता अगर हम देखें तो इसका निर्माण ज्वालामुखी क्रियाओं से हुआ। इन्हें बेसाल चट्टानें भी कहा जाता है। यह मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में पाई जाती है तथा इससे काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित मालवा के पठार में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो मालवा के पठार में गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी चट्टान नवीनतम चट्टान है? तो टर्शियरी चट्टानें सबसे नवीनतम चट्टानें हैं। टर्शियरी चट्टानों की विशेषता क्या क्या है? इसका निर्माण हिमालय निर्माण के साथ हुआ। ये सबसे नवीनतम चट्टानें हैं तथा मध्य प्रदेश में नर्मदा और सोन घाटी में ये चट्टानें पाई जाती है।
मध्य प्रदेश के मालवा पठार से उद्गमित होकर उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली अधिकांश नदियाँ किस नदी में जाकर मिल जाती है? तो मालवा के पठार से उद्गमित होने वाली जितनी भी नदियाँ हैं वो अधिकांशतः उत्तर पूर्व में जाकर के यमुना नदी में जाकर के मिल जाती है। मालवा का पठार नर्मदा के अतिरिक्त किस नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है? तो चंबल नदी, है ना। क्वेश्चन कभी ऐसा है कि चंबल और नर्मदा के मध्य जल विभाजक का कार्य कौन करता है? तो मालवा का पठार करता है। कौन सी श्रेणी यमुना तथा सोन नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है? तो यमुना और सोन नदी के मध्य कैमूर श्रेणी। नर्मदा और चंबल के मध्य पठार पूछे तो मालवा का पठार। यमुना सोन नदी के मध्य पूछे तो कैमूर श्रेणी जल विभाजक का कार्य करती है। गोमनपुरा हिल्स कहाँ पर स्थित है? तो धार जिले में गोमनपुरा हिल्स स्थित है। मध्य प्रदेश में मध्य भारत पठार की नदियाँ आमतौर पर किस दिशा में प्रवाहित होती है? तो उत्तर और उत्तर पश्चिम की ओर मध्य भारत की पठार की नदियाँ प्रवाहित होती है। मध्य भारत पठार की प्रमुख नदी कौन सी है? तो चंबल, काली सिंध, सिंध नदी, कुनो, सीप एवं पार्वती, ये नदियाँ मध्य भारत के पठार की प्रमुख नदियाँ हैं। चावल का उत्पादन मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में होता है? तो बगलगंज पठार में चावल का उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश के प्रमुख फसल उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो बघेलखंड के पठार में चावल का उत्पादन होता है। मालवा के पठार में सोयाबीन और गेहूं का उत्पादन होता है। सतपुड़ा में मक्का का उत्पादन होता है। मध्य भारत का पठार में सरसों का उत्पादन होता है। बुंदेलखंड में गेहूं और तिल का उत्पादन होता है। और नर्मदा घाटी में गेहूं, गन्ना और दालों का उत्पादन किया जाता है। सतपुड़ा क्षेत्र में पश्चिम से पूर्व की ओर श्रेणियों का सही क्रम क्या है? तो यह पूर्व से पश्चिम की ओर मध्य प्रदेश में विस्तृत है। तो सबसे पश्चिम की अगर हम बात करें सतपुड़ा श्रेणी की, तो ये बड़वानी हिल्स यहाँ पर स्थित है। फिर मध्य की बात करें तो मध्य का हिस्सा महादेव श्रेणी के अंतर्गत माना जाता है या ये महादेव श्रेणी के नाम से जाना जाता है। और पूर्व की अगर हम बात करें तो सतपुड़ा क्षेत्र का पूर्वी हिस्सा मैकाल श्रेणी के नाम से जाना जाता है। तो बड़वानी हिल्स, महादेव श्रेणी, मैकाल श्रेणी या सतपुड़ा श्रेणी के 3 भाग हैं जो पश्चिम, मध्य और पूर्व की ओर विस्तृत है। मध्य प्रदेश नर्मदा सोन घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो मध्य प्रदेश में नर्मदा सोन घाटी विंध्याचल और सतपुड़ा इन दोनों पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। मतलब इसके पूर्व में विंध्याचल पर्वत है और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है और इन दोनों पर्वत के मध्य नर्मदा सोन घाटी स्थित है। मध्य प्रदेश की प्रमुख घाटियाँ कौन कौन सी है? तो प्रमुख घाटियों की बात करें तो यहाँ पर नर्मदा सोन घाटी और ताप्ती घाटी, ये दोनों घाटियाँ हैं। जो नर्मदा सोन घाटी की अगर हम बात करें तो विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य स्थित है, तथा ताप्ती सतपुड़ा और अजंता श्रेणी के मध्य स्थित है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी के भाग कौन कौन से हैं? तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी के 3 भाग है। एक तो विंध्याचल के नाम से पश्चिमी भाग जाना जाता है। मध्य भाग भांडेर श्रेणी के नाम से जाना जाता है। और विंध्याचल का पूर्वी भाग कैमूर श्रेणी के नाम से जाना जाता है। तो ये पश्चिम में विंध्याचल, मध्य में भांडेर और पूर्व में कैमूर के नाम से विंध्याचल पर्वत श्रेणी को जाना जाता है। मध्य प्रदेश में किस पठार के अंतर्गत जबैरा का गुम्बद स्थित है? तो रीवा पन्ना के पठार में जबैरा गुम्बद स्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी किस श्रेणी में स्थित है? तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी सतपुड़ा श्रेणी में स्थित है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो धूपगढ़। मध्य प्रदेश में धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी है। मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध हिल स्टेशन पचमढ़ी कहाँ पर स्थित है? तो महादेव पहाड़ी। महादेव पहाड़ी में जो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में आता है, मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध हिल स्टेशन यहाँ पर स्थित है पचमढ़ी, जो महादेव श्रेणी के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश मुख्य रूप से क्या है? तो मध्य प्रदेश जो है वो एक तरीके से पठारीय भाग है, तो पठार का हिस्सा है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के उत्तर में उपजाऊ घाटी और रोलिंग पहाड़ियों वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो उपजाऊ घाटी और रोलिंग पहाड़ियों वाले क्षेत्र जो मध्य प्रदेश के उत्तर में स्थित है इसको बुंदेलखंड कहा जाता है, या बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत इसको शामिल किया जाता है। विंध्य श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो विंध्याचल श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी गुडविल पीक है, या गुडविल चोटी मध्य प्रदेश में विंध्याचल श्रेणी में स्थित है सबसे ऊंची चोटी। मध्य प्रदेश में किस शहर को परित्यक्त शहर कहा जाता है? तो मांडू, जो मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है, इसको परित्यक्त शहर कहा जाता है।
मालवा पठार की पहाड़ियों का ऊंचाई के बढ़ते क्रम क्या क्या है? तो मालवा के पठार के अंतर्गत धजारी चोटी स्थित है जो 810 मीटर है, फीट से ज़्यादा ऊंची। जाना पाव पहाड़ी चोटी है जो 854 मीटर ऊंची है। सिगार चोटी जो सबसे ऊंची है मालवा पठार की चोटी, जो 881 मीटर ऊंची है। चूलगिरी की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश के किस भाग में स्थित है? तो चूलगिरी की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है, जो बड़वानी जिले के अंतर्गत आती है। श्यामला और ईदगाह पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो श्यामला और ईदगाह पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में भोपाल जिले में स्थित है, राजधानी में। मध्य प्रदेश में कौन सी पर्वत श्रृंखला मौजूद है? तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, ये दोनों मध्य प्रदेश के अंतर्गत आती है। गिद्धराज पर्वत मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो मैहर जिले में। गिद्धराज पर्वत मध्य प्रदेश के मैहर जिले में स्थित है। सोन नदी के दक्षिण तथा नर्मदा ताप्ती नदी के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो सतपुड़ा और मकाल पर्वत श्रेणी स्थित है सोन नदी के दक्षिण में तथा नर्मदा ताप्ती नदी के मध्य में स्थित है। छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित मेकाल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो बदरगढ़ छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, जो मेकाल की सबसे ऊंची चोटी है छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत। ध्यान रखें। मालवा पठार किससे निर्मित है? तो मालवा का पठार दक्कन ट्राइब की चट्टानों से निर्मित है। मालवा पठार की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है जो 28% भाग में स्थित है, दक्कन ट्राइब से निर्मित है, काली मिट्टी की अधिकता पाई जाती है तथा सोयाबीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मालवा पठार में सूती वस्त्र मिलों की स्थापना कहाँ अधिक हुई है? तो इंदौर और उज्जैन, इन दोनों जिलों में सबसे अधिक सूती वस्त्र मिलों की स्थापना हुई है, जो मालवा पठार के अंतर्गत आती है। अखरानी और मथवार पहाड़ियों के मध्य किस नदी ने गहरी कंदरा बनाई है? तो अखरानी और मथुरा पहाड़ियों के मध्य नर्मदा नदी ने गहरी कंदराएं बनाई है। बीजागढ़ की पहाड़ी किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो बीजागढ़ की पहाड़ी सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत आती है। मेकाल श्रेणी किससे संबंधित है? तो मेकाल श्रेणी सतपुड़ा श्रेणी से संबंधित है, जो सतपुड़ा श्रेणी का पूर्वी हिस्सा कहलाता है। किसे सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? तो पचमढ़ी। पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है, जिसे हिल स्टेशन कहते हैं मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो धूपगढ़ चोटी मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत आती है। मध्य प्रदेश का कौन सा जलप्रपात रीवा पन्ना पठार में स्थित है? तो मध्य प्रदेश का जलप्रपात जो रीवा पन्ना पठार में स्थित है, इसका नाम है केवटी फॉल्स। ये रीवा पन्ना पठार में स्थित है। कैमूर श्रेणी मध्य प्रदेश के किस जिले से शुरू होती है? तो कैमूर श्रेणी मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले से शुरू होती है। सतपुड़ा श्रेणी किन नदियों के बीच जल विभाजक बनाती है? तो नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती इन दोनों दोनों नदियों के मध्य सतपुड़ा श्रेणी जल विभाजक बनाती है। मतलब सतपुड़ा श्रेणी के उत्तर की तरफ नर्मदा नदी और दक्षिण की तरफ ताप्ती नदी प्रवाहित होती है। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन किस जिले में स्थित है? तो पचमढ़ी, जो नर्मदापुरम या होशंगाबाद जिले में स्थित है। यह मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है, पचमढ़ी कहा जाता है। भीमबेटका की गुफाएं किस पर्वत श्रृंखला की तलहटी में स्थित है? तो भीमबेटका की गुफाएं रायसेन जिले में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत पाई जाती है। मध्य भारत का पठार मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो मध्य भारत का पठार मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और आपको आगे किस टॉपिक के क्वेश्चन आंसर पढ़ना है आप कमेंट करें। उस टॉपिक से संबंधित मैं जितने भी हो सके सारे क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ जाऊँगा और वन लाइन फैक्टर के रूप में आपको पढ़ा दूँगा। तो बने रहिए। धन्यवाद।